हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अपने 12th क्लास में बायोलॉजी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि जो जंतु हो या मनुष्य हो या पेड़ पौधे हों, ये सब जैसे कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रखते हैं, कुछ ना कुछ समानता रखते हैं। जैसे कि ये जो इस पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देखिए बिल्ली के बच्चे हैं, है ना। तो ये जो बिल्ली के बच्चे हैं ये बड़ी बिल्ली के समान दिखाई देते हैं, कुछ अलग तो है नहीं। ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे एक बेबी एलिफेंट है, वो अपने जनक यानी कि ये जो माता पिता इनके समान दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों है? या फिर हम यहाँ देखिए, फिर से वापस आता है हम इसी पिक्चर पे कि ये जो एक बिल्ली है इसका कलर चेंज है, तो ये क्यों है? तो मतलब हम इसी सब चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं हमारे चैप्टर 5 जो है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो हमने ये सुना है कि या जो कहावत के रूप में बोलते हैं हमारे पूर्वज कि जस माता पिता तस संतान उत्पत्ति, यानी एज द पेरेंट्स सो आर द ऑफस्प्रिंग, यानी जैसे माता पिता होंगे वैसी ही उसकी संतानें होती हैं। तो ये सब कुछ क्यों होता है? या हमारे जो भाई बहन हैं वो हमसे कुछ डिफरेंट क्यों हैं, जबकि उत्पत्ति एक ही जनक से हुई है? तो इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं साइंस की एक ब्रांच आनुवांशिकी के अंतर्गत, यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत। तो हम देख लेते हैं आनुवांशिकी या जेनेटिक्स क्या है। तो आनुवांशिकी जो होती है वो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी और विभिन्नता, यानी आनुवांशिकता और विभिन्नता, इन दोनों का अध्ययन करते हैं। यानी हमें क्या होना चाहिए, साथ में आनुवांशिकता का अध्ययन भी करना है और उसके साथ में विभिन्नता का अध्ययन भी करना है। जैसे हम देख लेते हैं कि जो आनुवांशिकता होती है इसके बारे में सबसे पहले बताया था जो वैज्ञानिक थे विलियम बैटसन। विलियम बैटसन ने ही ये विलियम बैटसन है, इन्होंने ही आनुवांशिकता तथा विभिन्नता की कार्यकी का अध्ययन किया था। और सबसे पहले इन्होंने अध्ययन किया और इसके आधार पर इन्होंने जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में आनुवांशिकी को स्थापित किया। चूँकि ये जो वैज्ञानिक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इन्होंने आनुवांशिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए, इसीलिए इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं इसके आगे कि जो अभी जस्ट हमने बात की कि जस माता पिता तस संतान उत्पत्ति, ये कैसे होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो सजीव कोशिका होती है उनमें न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक होता है। तो इसी केंद्रक में, ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक में बहुत सारे क्रोमेटिन धागे होते हैं। ये धागे जो होते हैं वो डेवलप हो करके या जब उनका विभाजन होता है न्यूक्लियस का, कोशिका का, तब वो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देते हैं। यह क्रोमोसोम प्रत्येक सजीव में अलग अलग संख्या होती है इनकी। यदि 2 क्रोमोसोम समान हैं तो वो कहलाते हैं समजात गुणसूत्र और इसी जो गुणसूत्र हैं या जो क्रोमोसोम हैं वो बने होते हैं इस डीएनए के। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसी डीएनए के ऊपर आप देख रहे हैं ये मोती की माला के समान है और साथ में ये जो दिख रहे हैं आपको ये एक मोती के समान दिखाई दे रहे हैं। तो यही क्या है, जीन। ये जीन ही जो होते हैं वो आनुवांशिक कारक कहलाते हैं और ये जीन ही अगली संतति में गुणों को लेकर के जाते हैं। एक जीन एक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। इस डायग्राम में आप और अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। ये देखिए ये कोशिका है, कोशिका में ये इसका न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है, यहाँ पे गुणसूत्र है यानी क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम जो है वो किसके बने हुए हैं, डीएनए के। ये डीएनए का डायग्राम है और इसी डीएनए पे पाए जाते हैं जीन। तो ये जो होते हैं जब कोशिका विभाजन होता है तब वो अगली पीढ़ी में प्रवेश करते हैं इस प्रकार से।
यहाँ पर देखिए दो जनक हैं, पिता और माता। माता से एग उत्पन्न हुआ, पिता से स्पर्म। जब इनका संयुग्मन हुआ तो ये कहलाया जाइगोट। जाइगोट से बनता है एम्ब्रायो यानी भ्रूण, और इसी से एक बेबी का निर्माण होना स्टार्ट होता है। तो अब इस जो बेबी होगा, ये जो बेबी होगा, इसमें इस माता पिता दोनों के गुण आएंगे। किसके द्वारा आएंगे? जीन के द्वारा या डीएनए के द्वारा। तो इसीलिए इस बेबी में या इस जो संतति है इसमें इन दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जस माता पिता तस संतान उत्पत्ति। इसके आगे हम देख लेते हैं। ये देखिए आप इस पिक्चर में, आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों ये जो बेबी एलिफेंट है वो अपने जनक के समान है। ऐसे ही ये जो बिल्ली है वो किसके समान है? अपने जनक के समान है। चूँकि इसमें आपको विभिन्नता भी दिखाई दे रही है, कलर, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, एक अलग अलग हो सकते हैं। तो ये कहलाता है वेरिएशन, यानी आनुवांशिकता किसे कहते हैं हम? जब लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है तो वो कहलाता है आनुवांशिकता। और आनुवांशिकता के साथ में जो विभिन्नताएं होती है, जो अंतर होता है, वो कहलाती है विभिन्नताएं। तो हम जान लेते हैं विभिन्नताओं के बारे में कि जो विभिन्नताएं होती हैं, हम जानते हैं कि माता पिता से जो लक्षण होते हैं वो वंशागत आते हैं, यानी संतान में जाते हैं। फिर भी वो जो होते हैं, संतान जो होती है, वो अपने जनक से कुछ ना कुछ विभिन्न होती है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होती है। तो वही कहलाता है विभिन्नता, जिसके कारण क्या होता है कि जो एक ही जाति के सदस्य हैं, एक ही पेरेंट्स के जनक संतति हैं, उनमें भी असमानताएं पाई जाती हैं। तो वह कहलाती विभिन्नता। तो अब हम देख लेते हैं कि विभिन्नताओं के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो विभिन्नताएं जो होती हैं वो मेनली दो प्रकार की होती है, कायिक विभिन्नता और आनुवांशिक विभिन्नता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कायिक या वातावरणीय विभिन्नता। इसी को कहते हैं हम उपार्जित विभिन्नता। ये विभिन्नता जो होती है वो मेनली पर्यावरण की दशाओं पर आधारित होती है, जैसे कि आप किस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, किस प्रकार के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। तो उसी कारण क्या होता है, आपकी त्वचा में अंतर आता है। तो ये जो विभिन्नता हुई वो कहलाई कायिक विभिन्नता। इसके बाद में हम देखते हैं आनुवांशिक विभिन्नता। तो जो आनुवांशिक विभिन्नता होती है वो जनन कोशिकाओं के कारण होती है, जनन द्रव्य के कारण होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है या वंशागत होती है, जैसे कि आँखों का कलर और बालों का रंग। अब हम देखते हैं विभिन्नताएं किस कारण से उत्पन्न होती है। तो आइए हम देख लेते हैं अब कि विभिन्नताएं जो होती है वातावरणीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है, जैसे कि प्रकाश, ताप, पोषण, वायु दाब। तो ये वंशागत नहीं होती, ये जैसे ही जीव खत्म हुआ तो ये विभिन्नता भी समाप्त हो जाती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती हैं। उसी प्रकार से जीन ढांचों में परिवर्तन, ढांचों में परिवर्तन, इसका मतलब क्या होता है कि जीन की संरचना में चेंजेस, और ये जो होती है वंशागत होती है। यदि किसी जीन में कोई चेंजेस आएगा तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। इसी के अलावा इसमें हम देख लेते हैं लिंगी जनन के कारण उत्पन्न होने वाले जो कारण हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे कि ड्यूअल पेरेंटेज यानी द्वैत जनकता। जैसे माता पिता के जो गुणसूत्र होते हैं वो मिक्स होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होंगे, ये गुण कैसे होंगे, मिक्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि गुणसूत्र मिक्स हो रहे हैं, इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है वो जो संतति उत्पन्न होती है वो डिफरेंट होती है। अगला है इसी में मियोसिस। ये जो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, चूँकि अर्धसूत्री विभाजन के समय आपको पता है कि इसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये समजात गुणसूत्रों के अनियमित बंटवारे या उनका जो जीन विनिमय होता है उसके कारण युग्मकों का जो अपव्यूहन होता है, उसी कारण एक नया जीन का ढांचा तैयार होता है जो एक नई संतति को उत्पन्न करता है। अगला इसी में है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। उत्परिवर्तन यानी अचानक होने वाला परिवर्तन जो कहलाता है उत्परिवर्तन, जिसमें जीन परिवर्तन हो सकता है, गुणसूत्र उत्परिवर्तन हो सकता है, या फिर गुणसूत्र का समूह उत्परिवर्तन भी होता है। जैसे
जीन उत्परिवर्तन यानी जीन की रासायनिक संरचना में चेंजेस हो जाए या गुणसूत्र पर इसकी स्थिति बदल जाए। इसी प्रकार से उत्परिवर्तन जो होता है, गुणसूत्र उत्परिवर्तन यानी गुणसूत्र जो होता है उसमें उसका कुछ भाग विलोपन हो जाए या बार बार उसकी आवृत्ति हो जाए या फिर उसका स्थानांतरण हो जाए। तो इस प्रकार से गुणसूत्र की संरचना में चेंजेस हो सकता है या फिर इनकी संख्या, यानी जैसे मान लो हमारी बॉडी में जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं यानी 46, यदि 47 हो जाए या 45 हो जाए तो भी उत्परिवर्तन होगा, उसके कारण बॉडी में कई सारे चेंजेस उत्पन्न होते हैं। इसी के बाद में हम देख लेते हैं इनका महत्व क्या है। यानी हमने भी देखा कि विभिन्नताएं होती हैं, आनुवंशिकता के साथ में विभिन्नताएं होती है, तो इसका क्या महत्व है भाई। अगर विभिन्नता नहीं होगी तो जैव विकास कैसे होगा। आप देखिए इस पिक्चर में कि यहाँ पर ये जो संतति, ये जो जनक है, आप देखिए यहाँ से ये विकास हुआ, इधर ये विकास चलते जा रहा है। तो आज ये जो है ये एक आधुनिक मानव है, ये आदि मानव है ना। तो यदि आनुवांशिकता ही होती, विभिन्नता नहीं होती, तो इसकी जो संतति थी वो इसी के समान होती, इनमें ये चेंजेस नहीं होता। क्योंकि आनुवांशिक के साथ में विभिन्नता भी है, इसीलिए ये चेंजेस आए हैं और विकास हुआ है। तो इसके फलस्वरूप जो होती है एक नई जाति का विकास होता है, इसलिए विभिन्नता इम्पोर्टेंट है। अब हम जानते हैं जो आनुवांशिक के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके बारे में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो आनुवांशिक के पिता कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। ये ऑस्ट्रिया नामक एक जगह थी, वहाँ पर ये पादरी के रूप में कार्य करते थे। चूँकि इन्हें बॉटनी में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए इन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए और कई सारे अपने सिद्धांत दिए और 3 नियम दिए, जिसे हम कहते हैं आनुवांशिकता के नियम। इन्होंने मटर के पौधे पर खोज की और 7 गुणों का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने बीजों के आकार, गुण, रंग, आकृति, लंबाई, इन सब का सफल निरीक्षण किया। इनके अनुसार जो मटर के जो जोड़े थे या मटर के जो पौधे थे उनमें उन्होंने ये देखा कि जो पौधे के जो गुण होते हैं वो एक दूसरे को दबाते हैं, एक दूसरे को अप्रभावी करते हैं। इसके लिए इन्होंने अंग्रेजी के लेटर्स का यूज़ किया। जैसे आप इस चित्र में देखिए, ये मटर का पौधा जो है वो लंबा है और ये बौना है। तो ये जो गुण है लंबा, इसके लिए उन्होंने कैपिटल टी का यूज़ किया और जो ये बोने का जो गुण है उसके लिए उन्होंने स्मॉल टी का गुण का यूज़ किया। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो प्रभावी लक्षण हैं, यानी ये प्रभावी लक्षण यानी क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि पौधा कैसा है, लंबा। तो ये जो पौधा था लंबा था, इसलिए ये प्रभावी गुण हुआ। तो यहाँ पे इसके लिए कैपिटल टी यूज़ करेंगे और ये अप्रभावी गुण हुआ यानी बौनेपन का है, इसलिए इसे स्मॉल लेटर से हम दर्शाएंगे। तो इसके बाद में इन्होंने जो आनुवंशिकता के नियम दिए उसमें उन्होंने ये बताया कि जीव में जो कोशिका होती है, जनन कोशिका होती है, उनमें समान गुण के लिए मुख्य रूप से 2 कारक जिम्मेदार होते हैं। जब ये दोनों कारक एक साथ होंगे यानी दोनों गुणसूत्र एक साथ होंगे, एक समान होंगे, तो वह कहलाते हैं समयुग्मजी। यानी यहाँ देखिए आप कैपिटल टी, लेकिन चूंकि जब ये असमान होंगे तो ये कहलाते हैं विषम युग्मजी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि उन्होंने कई सारे क्रॉस भी करवाए, तो जिसमें एक संकरी क्रॉस, द्विसंकरी क्रॉस, बहुसंकरी क्रॉस, ये सब उन्होंने अध्ययन किया। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले अब इसका संकरण कि मेंडल ने किस प्रकार से क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, या किस प्रकार से उन्होंने इसका अध्ययन किया। क्योंकि ये हमारे आगे के लिए पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल के अनुसार कि जब हम जिस लक्षणों की संतति चाहते हैं तो उसके लिए आनुवांशिक रूप से भिन्न 2 प्राणियों के मध्य जो परपरागण की क्रियाविधि अपनाते हैं उसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। और इससे जो क्रिया में जो मादा जनक होते हैं उसके पौधे के पुष्पों को परिपक्वन के पूर्व ही उनके परागकोश को निकाल देते हैं। जैसे आप ये देखिए परागकोश है, ये परागकोश को निकाल देंगे, तब क्या होगा कि जो नर जनक है उसके परागकण को ला कर क्या करेंगे, यहाँ पे छिड़क देंगे।
ठीक है, यानी इन परागकोश को हमने अलग कर दिया और दूसरे पुष्प के परागकणों को लाकर के यहाँ छिड़क देते हैं। इस प्रकार से कृत्रिम परागण की क्रिया संपन्न होती है। और ये जो हमने परागकण को अलग किया, ये जो पुंकेसर को अलग किया हमने काट करके परागकोशों को अलग किया, ये क्रिया कहलाती है विंपूंसन। ठीक है, और जो हम संकरण की क्रियाविधि में जिन पौधों का हम उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं जनकीय पौधे यानी पेरेंटल जनरेशन। और उसके बाद में जो संतति हमें प्राप्त होती है वो कहलाती है संकर संतति या फिर हाइब्रिड, और क्रिया कहलाती है संकरण। अब हम देख लेते हैं कि मेंडल ने एक बार में केवल एक ही लक्षण पर विचार किया था। इसके अलावा इन्होंने जब उन्होंने अध्ययन किया तो F1 पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी को दर्शाया, लेकिन वहीं तक नहीं रखा। इन्होंने अपने प्रयोग को सेकंड जनरेशन यानी F2, थर्ड जनरेशन यानी F3 तक भी प्रयोग किए। और मेंडल ने जितने भी अपने प्रयोग द्वारा जो भी पीढ़ियाँ में से जो प्राप्त हुए उनकी सारा लेखा जोखा भी रखा। चूँकि ये गणित के बहुत अच्छे जानकार थे इसलिए इन्होंने इसके रखने में इन्हें कोई भी कठिनाई नहीं हुई। तो यही इनकी सफलता के कारण भी है कि इन्होंने मटर के पौधे का यूज़ किया और साथ में इन गणित का अच्छा ज्ञान था, जिससे कारण इन्होंने अपना सारा जो संख्यात्मक लेखा जोखा तैयार रखा और इनके प्रयोगों को F3 जनरेशन तक भी सॉल्व किए या प्रयोग किए। तो मेंडल ने 7 गुणों का अध्ययन किया था, जो गुण ये दिए हुए हैं: बीज का आकार, फली का रंग, पुष्प का रंग, बीज पत्र का रंग, फली का आकार, पुष्प की स्थिति और तने की लंबाई। इसके बाद में हम देख लेते हैं एक संकरी संकरण किसे कहते हैं। तो जब एक जोड़ी विरोधी लक्षण यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी एक पौधा लंबा है तो उसका विरोधी क्या हो जाएगा, बौना पौधा। ठीक है, तो दोनों के मध्य कहते हैं क्रॉस, तो वो कहलाता है एक संकरीय संकरण। इसी के बाद में है द्विसंकरी संकरण, यानी जब दो जोड़ी विरोधी लक्षण, यानी आप यहाँ देखिए कि गोल और हरे बीज, यानी क्या है, 2 गुण ले लिए उन्होंने, जो शेप है वो गोल है और कलर जो है वो हरा। तो इस प्रकार, और इसी का ऑपोजिट क्या ले लिया, झुर्रीदार बीज था और कलर क्या था, पीला। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 गुण को ध्यान में रख कर के, लेकिन कौन से विरोधी गुण को ध्यान में रख के जब इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो वो कहलाया द्विसंकरीय संकरण। इसके बाद में बहुसंकरीय संकरण, यानी जब 2 से अधिक विरोधी लक्षणों वाले को ध्यान में रख कर के संकरण करवाते हैं तो वो कहलाता है बहुसंकरीय संकरण। तो ये थे मेंडल की कुछ शब्दावलियाँ जिसे आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद का हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।